आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनली एमआरएफए के बारे में। और अब एमआरएफए को लेकर के जो संदेह था, शायद वो वास्तविकता का रूप लेने वाला है। हालांकि इसमें हम कई डिफेंस रिपोर्ट को कवर करेंगे, लेकिन जो इस समय डिबेट ट्रिगर हुई है वो एमआरएफए को लेकर के इसलिए हुई है क्योंकि अब ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि शायद एमआरएफए हमें कभी देखने को ना मिले। कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का रवैया अभी देखने को मिल रहा है उसको देखकर कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम अब संदेह के घेरे पर आ चुका है। क्योंकि इस समय भारत का पूरा ध्यान जो है वो तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 जैसे प्लेटफॉर्म पर टिका हुआ है। और एमआरएफए में पिछले कुछ महीनों से कोई बड़ी अपडेट हमें देखने को नहीं मिली है। ये जो लास्ट बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली थी वो वर्ष 2023 अक्टूबर में देखने को मिली थी, जब एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी सर ने इस पर एक बड़ी अपडेट दी थी। और उन्होंने कहा था कि जो प्रोग्रेस है वो सिग्निफिकेंट है और आने वाले समय में कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद से आज तक कोई भी बड़ी रिपोर्ट देखने को नहीं मिली। हाँ, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनमें बड़ी गतिविधि देखने को मिली है, जहां पर साब, लॉकहीड मार्टिन और बोइंग काफ़ी एग्रेसिव वे में सामने आए हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो अभी भारतीय वायुसेना के इस प्रोग्राम में कोई मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। अब कुछ रिपोर्ट्स ये इंडिकेट कर रही हैं कि शायद जनरल इलेक्शन के जब रिजल्ट आएंगे और सरकार का गठन होगा तो उसके बाद इसमें हमें बड़ी रिपोर्ट देखने को मिले, लेकिन उसकी उम्मीद भी काफ़ी कम है। क्योंकि अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यही अभी लटक रहा है। और जिस प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटीज़ अब इस प्रोग्राम में देखने को मिली हैं, उम्मीद कम है कि 2026 से पहले ये डील फाइनलाइज भी हो पाएगी, अगर सब कुछ सही भी रहा। जो इनिशियल एग्रीमेंट था वो ये था कि राफेल की खरीद के तुरंत बाद एमआरएफए को हरी झंडी मिल जाएगी और वर्ष 2019 से प्रोग्राम की शुरुआत होती है। लेकिन फिर तकरीबन आज 2024 आ गया, लेकिन इसमें कोई बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला। जो प्रॉब्लम्स हैं जो एमआरएफए प्रोग्राम में फेस की जा रही है उसमें है पहला सिलेक्शन प्रोसेस। अभी तकरीबन 8 टाइप के एयरक्राफ्ट हैं जिनको यहाँ इस कंपटीशन में रखा गया है, या 8 कंटेंडर्स हैं जो इस कंपटीशन में हैं। और अभी एयरक्राफ्ट टाइप को ही फाइनलाइज नहीं किया जा सका कि भारतीय वायुसेना के लिए कौन सा एयरक्राफ्ट सही रहेगा। इसमें मिग-35, SU-35 और आपका ग्रिपेन हो गया, राफेल फाइटर्स हो गए, यूरोफाइटर टाइफून हो गए, इसके अलावा F-15EX जैसे जो एयरक्राफ्ट है वो इसमें कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया जाएगा अभी यही फाइनलाइज नहीं हो पाया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन, जो निगोशिएशन फ्रेमवर्क है ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि पहले इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको फाइनलाइज किया जाएगा। अब यहाँ पर टेंडर प्रोसेस में ये कहा जा रहा है कि जो भी एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया जाएगा उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सुनिश्चित करना होगा। इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन को हरी झंडी मिलनी चाहिए। इसी शर्त पे जो एयरक्राफ्ट है इनका निर्माण भारत में होगा और वो एमआरएफए के अंतर्गत सेलेक्ट किए जाएंगे। अब कुछ रिपोर्ट तो ये कह रही हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि भारत को अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है अब इसको अगर फास्ट ट्रैक नहीं किया गया तो फिर हमारे लिए ये उतना यूजफुल नहीं रहेगा। अब हाल ही में आप सब ने बोइंग को लेकर के रिपोर्ट देखी, जहां पर बोइंग ने F-15EX की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के महिंद्रा डिफेंस के साथ हाथ मिलाया है। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन को भी आपने देखा कि उन्होंने टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर के एयरक्राफ्ट निर्माण का फैसला किया है। वहीं जो अपना डसाल्ट एविएशन है, पहले ये DRAL के अंतर्गत एयरक्राफ्ट का निर्माण करना चाहती थी, लेकिन अब वो 100% ओनरशिप चाहते हैं और चाहते हैं कि जो पूरा कंट्रोल है वो उनके पास रहे, और राफेल का निर्माण करने के लिए वो तैयार है। साब भी इस समय एज अ कह सकते हैं 100% ओनरशिप में भारत में एयरक्राफ्ट बनाने के लिए इच्छुक है। हालांकि वो इसी लगातार HAL से बात कर रहे हैं। वहीं रशिया भी अपने SU-35 को लेकर के कंपटीशन में वापस आया है। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रही हैं कि किसको सेलेक्ट करें किसको ना करें। अगर हम वायुसेना के पूर्व अधिकारियों की बात करें तो वो सीधे तौर पर उसी एयरक्राफ्ट का समर्थन करते हैं जो इस समय भारतीय वायुसेना के सर्विस में सबसे नया है और जिसके लिए हमने तकरीबन एक अच्छा खासा खर्चा किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, और वो कोई नहीं बल्कि राफेल F4 स्टैंडर्ड होने वाले हैं। लेकिन अभी भी इसमें संशय के बादल बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मामले को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रही हैं। और दिक्कत की बात ये है, अब आप लोग बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि आखिरकार इतने एडवांस फाइटर हैं तो हम लोग ये क्यों कहते रहते हैं कि एमआरएफए हमारे लिए सेंस नहीं बना रहा है। उसके पीछे की वजह ये है कि मान लीजिए एमआरएफए का उद्देश्य क्या था। एमआरएफए का उद्देश्य तो हमारे पास यही था ना, जब हमने RFI इशू करी थी कि 2020 तक या 22 तक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जो पहला एयरक्राफ्ट हमें 2026 तक मिल जाएगा और भारतीय वायुसेना घटती स्कोरिंग की क्षमता से जो कि परेशान है वो इनकी सहायता से अपने जो पुराने फाइटर्स हैं उनको रिप्लेस करना शुरू कर देगी। लेकिन हुआ क्या,
आज 2024 का मई चल रहा है और उम्मीद ये नहीं है कि 2024 के अंत तक भी कोई बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 2026 में भी फाइनलाइज किया गया, तब भी बेस्ट केस सिनेरियो में एमआरएफए के अंतर्गत जो पहला एयरक्राफ्ट है वो हमें 2029 से 30 के पहले नहीं मिलेगा। यानी कि जिस चीज़ को हम एज ए सोल्यूशन देख रहे थे वो हमारे लिए उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि 2029 से 30 की टाइमलाइन वही है जब तेजस मार्क 2 ऑलरेडी अपने प्रोडक्शन में होंगे। क्योंकि कल ही एचएएल से एक रिपोर्ट सामने निकल के आती है ट्विटर पे, जहां पर कहा जाता है कि इस समय तेजस मार्क 2 अपने असेंबली के मिड में है, यानी कि एयरक्राफ्ट की असेंबली चल रही है। और वर्स्ट केस सिनेरियो भी अगर होता है कि कोई बहुत बड़ी डिले भी होती है, तब भी 2026 की शुरुआत तक ये एयरक्राफ्ट रोल आउट हो जाएगा। यानी फिलहाल तो बेस्ट अभी पॉसिबिलिटी यही है कि 2025 नवंबर से दिसंबर के बीच में हमें रोल आउट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई डिले भी होती है तब भी हमें 2026 की शुरुआत में वो देखने को मिल जाएंगे और 2029 तक उन्हें प्रोडक्शन में लाए जाने की बात की जा रही है। तो ऐसे में जब एमआरएफए को हम 2026 में साइन करेंगे या डील को हम साइन करेंगे और 2029 में हमें पहला एयरक्राफ्ट मिलेगा, तो इससे अच्छा तो यही है कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर हम एमआरएफए में खर्च कर रहे हैं, ये जो पैसा है ये हम अपने इंडिजिनस प्रोग्राम में दे सकते हैं। क्योंकि कल ट्विटर में एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी जहां पर कहा गया था, या यूँ कह ले जो एचएएल की एनुअल रिपोर्ट थी उसमें एचएएल चेयरमैन ने ये कहा था, जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या एमआरएफए को तेजस मार्क 2 रिप्लेस कर सकता है, तो उन्होंने इस पर स्पष्ट टिप्पणी नहीं करी। उन्होंने सीधा कहा कि ये भारतीय वायुसेना के ऊपर है कि वो किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, किसके तरफ जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी तो यही है कि अगर चीज़ें सही ना रहीं तो भारत जो भी ये पैसा है वो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म पे ही खर्चा करे, फिर चाहे एडिशनल तेजस मार्क 1 हो जाए या फिर तेजस मार्क 2 हो जाए, इनके नंबर्स में बढ़ोतरी करके अपनी ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं अगर ये डील 2025 तक फाइनलाइज नहीं की जाती है। इसके पहले जो सबसे बड़ा सजेशन आया था वो हमारे आरकेएस भदौरिया सर का था, जहां पर उन्होंने कहा था कि अगर एमआरएफए में जो हमें रिक्वायरमेंट है वो बहुत अर्जेंट है तो हम एडिशनल बैचेस में जा सकते हैं या बैचेस के तौर पर ये एयरक्राफ्ट खरीदे जा सकते हैं। यानी इकट्ठा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट से अच्छा यही होगा कि हम इसे अलग अलग बैचेस में खरीदें। इससे भारतीय वायुसेना को एक रीजनेबल नंबर में ये एयरक्राफ्ट मिल भी जाएंगे और जो कैपेबिलिटीज़ है वो प्रभावित नहीं होंगी और हमारे जो इंडिजिनस प्रोग्राम है इनका डेवलपमेंट भी इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अभी भी ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि इसका भविष्य क्या होगा। हालांकि अब लोगों को, या यूँ कह लें जो लोग हैं, इसको समझने लगे हैं कि एमआरएफए कैसे हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम पे फ़र्क डाल सकता है। क्योंकि अगर किसी नए टाइप का फाइटर एयरक्राफ्ट अनफॉर्चुनेटली सेलेक्ट किया जाता है, जैसे कि F-15EX हो गए या फिर दूसरे एयरक्राफ्ट हो गए, तो इसके लिए हमें फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, वेपन इंटीग्रेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये चीज़ें आगे हो पाएंगी। और अगर हम राफेल ले लेते हैं तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होगा, लेकिन इनका निर्माण हमारे लिए शुरुआती तौर पर सस्ता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि निर्माण के लिए भी पूरी फैसिलिटी यहाँ पर आएगी। उसके बाद जो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो की जाएगी, तब एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।